Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching Lectures by AQ. लेक्चर्स बाय AQ की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 2 को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ वो तमाम SLO बेस्ड टॉपिक्स हैं, यानी उसके अंदर जो है टॉपिक्स को पढ़ते साथ ही मैं नोट्स भी बना रहा हूँ और साथ ही साथ मैं SLO बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लेक्चर को जो है वो पूरा देखा करें ताकि आपका जो है वो SLO बेस्ड क्वेश्चन भी उस टॉपिक के ऊपर क्लियर हो जाए। अच्छा, सो द सेकंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जो क्लास 9 की केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी इस चैप्टर के अंदर हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम को जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, किसने क्लासिफाई किया, who tell us about that inside matter there is a small tiny particle which is known as atom। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर उसके ऊपर फर्दर कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया। तो हम इस पूरी की पूरी जो है टॉपिक के अंदर ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एटम की फाउंडेशन बनी, कैसे एटम का जिक्र आया, किसने एटम को डिस्कवर किया। सो इन चैप्टर नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और फिर इसके ऊपर किसने काम किया और बताया कि एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड हाउ दोस पार्टिकल्स आर अरेंज। तो ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करें। को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एटम के ऊपर किसने काम किया। सो इट वाज बेसिकली अ डेमोक्रिटस हु वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसोफर, जिसने एटम के ऊपर काम किया। सो डेमोक्रिटस बेसिकली बिलोंग्स टू ग्रीक एंड ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर इन 400 BC। असल में जो मैटर था हमारे पास, तो किस्सा जो है वो मैटर से स्टार्ट होता है कि मैटर का तो पता लग गया था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। नाउ द साइंटिस्ट वाज वेरी मच क्यूरियस एंड द आइडिया ऑफ मैटर वाज मिस्टीरियस फॉर देम। सो दे वांटेड टू नो कि मैटर के अंदर क्या चीज़ है। तो किस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है और उस टाइम के मौजूद जितने भी फिलोसफर्स थे तो उन्होंने, या जितने भी साइंटिस्ट थे तो उन्होंने मैटर के ऊपर काम शुरू किया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि मैटर के अंदर भी कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं। और सबसे पहली जो कामयाबी मिली तो वो ग्रीक फिलोसफर था 400 BC में एंड हिज नेम वाज डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड आइडेंटिफाइड कि इनसाइड मैटर देयर आर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, यानी मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। और जब उसने उन पार्टिकल्स को देखा तो उन पार्टिकल्स के अंदर मजीद जो है उसको कुछ नजर नहीं आया। क्लियर, यानी उसने मैटर को देखा एंड ही फाउंड इनसाइड अ मैटर दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन जब उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने स्टडी किया तो पता चला कि उनके अंदर मजीद कुछ मौजूद नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये फर्दर इनडिविजिबल है। तो जब इनडिविजिबल है तो उसकी जुबान में हर वो चीज जो कि इनडिविजिबल होती है तो इनडिविजिबल चीज को एटमोस कहते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज द वर्ड एटमोस फॉर दोज टाइनी पार्टिकल्स जो कि मैटर के अंदर उसको नजर आए। तो उसने क्या किया, ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटमोस। और ये एटमोस नाम क्यों दिया, बिकॉज दैट मीन्स कि ये मजीद इनडिविजिबल है, यानी इनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, मीनिंग नॉट टू बी कट, और यू कैन से इनडिविजिबल पार्टिकल्स that cannot be further broken down into any other fundamental particles। that means कि उस जमाने में किसी को इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का आइडिया नहीं था, नहीं है। फर्दर क्या उसने एलेबोरेशन की, फर्दर क्या डिटेल्स दी। डेमोक्रिटस एटम्स वर स्मॉल, छोटे थे, हार्ड पार्टिकल्स, इसी वजह से वो कह रहा था कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। सो इट वाज स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट वर ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट वर डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी उसका मानना था कि एटम तमाम एक जैसे मटेरियल से बने हुए हैं बट सब के सब जो हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के हैं। तो ये उस टाइम की उसकी ऑब्जर्वेशन थी 400 BC में जब उसने एटम को देखा। लास्ट पॉइंट क्या है, एटम्स वर इनफाइनाइट in number। That means that there are billions or trillions of atoms present, always moving and capable of joining together।
चूंकि ये हमारे पास जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट इन एन इनफाइनाइट नंबर एंड दे आर नॉट स्टैग्नेंट, दे आर मूविंग अराउंड एंड दे आर कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर। यानी ये एटम्स जो है वो अटैच होके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट आया है तो उसकी तरफ इसने इशारा किया है कि एटम्स वर इनफाइनाइट इन नंबर, ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेमोक्रिटस के डेमोक्रिटस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। पहला जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है डेमोक्रिटस का, दैट इज एटमोस। सो atoms were infinite in number, always moving and capable of joining together। तो ये उस टाइम की इसकी ऑब्जर्वेशन है कि एटम्स चूंकि वेरी स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। दे आर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मैटर, और ये जो है मूवमेंट में होते हैं, स्टैग्नेंट फॉर्म में नहीं होते, और ये हमेशा जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं, किसी न किसी एटम के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बाद में हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोक्रिटस के मेन जो आइडिया है, डेमोक्रिटस ने बताया कि मैटर के अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स को जब देखा गया दे वर इनडिविजिबल, सो ही कॉल्ड इट एटमोस। सो द वर्ड एटमोस केम फ्रॉम द डेमोक्रिटस, और डेमोक्रिटस ने बेसिकली एटम का कॉन्सेप्ट दिया, एटम का आइडिया दिया, और यहां से किस्सा शुरू हुआ। नेक्स्ट जो बंदा आता है दैट वाज जॉन डाल्टन। देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या जो है एटम से रिलेटेड थ्योरीज पेश की और क्या स्टेटमेंट पेश की। डेमोक्रिटस ने जो अपनी थ्योरी दी, अपना कॉन्सेप्ट दिया एटम के बारे में, तो दैट वाज इन 400 बीसी। उसके बाद फिर किसी ने जो है एटम के ऊपर काम नहीं किया, और ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी तक कोई काम मौजूद नहीं है। उसके बाद एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे whose name was John Dalton. So he presented a theory related to atom। उन्होंने एटम के ऊपर रिसर्च किया, और एटम के ऊपर रिसर्च करने के बाद अपनी एक थ्योरी पेश की, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। So in Dalton's atomic theory, he had expressed certain points related to an atom। चूंकि डेमोक्रिटस ने सिर्फ एटम के बारे में बताया था कि एटम इज इनडिविजिबल, उसने खाली हमें बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स वर इनडिविजिबल एंड ही कॉल्ड इट एटमोस। बस यहां तक कॉन्सेप्ट डेमोक्रिटस ने दिया था। आगे जो मजीद एटम के ऊपर जो रिसर्च है तो वो जॉन डाल्टन ने की, और एटम को मजीद एक्सप्लेन किया। बट ही वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू, जैसा कि पहला पॉइंट क्या कहता है जॉन डाल्टन, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम विच आर इनडिविजिबल। सो जॉन डाल्टन भी जो है वो डेमोक्रिटस के साथ सेम पेज पे था। दैट मीन्स कि उसकी भी यही रिसर्च थी कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम के अंदर मजीद पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। तो टिल 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में हमारे पास जो जॉन डाल्टन थ्योरी पेश कर रहा था, तो तब तक हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इट इज बीइंग फर्दर कंपोज्ड ऑफ एनी फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहां तक सबका यही मानना था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड विच आर इनडिविजिबल। तो ये भी एटम के बारे में उसने बताया कि ये इनडिविजिबल है। लेकिन अब यहां तक बात जो है ये तो डेमोक्रिटस वाली थी, ये बात तो डेमोक्रिटस ने भी कही थी, लेकिन साथ ही साथ जॉन डाल्टन ने मजीद एटम के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दी। फर्दर क्या पॉइंट्स दिए? सो ही स्टेट्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मींस किसी भी एलिमेंट के अगर आप सेम एटम्स उठाएं, आर सेम इन मास, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। कैसे? लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि अगर आप किसी एलिमेंट के एटम्स उठाएंगे, अब इसमें तमाम हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, तो ये जितने हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर मौजूद होंगे, ये तमाम, इनका मास भी सेम होगा, इनका शेप भी सेम होगा, और इनकी मजीद प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो ये उसने एटम को मजीद स्टडी करके एटम के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी कि अगर आप किसी एलिमेंट के सेम एटम्स ले लें तो वो जो है सेम इन शेप, सेम इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज होंगे। उनका मास, उनका शेप और उनकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। कब? जब वो तमाम के तमाम सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हों। इसी तरह
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ले लें, सो डेफिनेटली दे विल बी डिफरेंट इन मास, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज। लेट सपोज मैं यहां पे एक और एलिमेंट ले लेता हूं कार्बन, एक और ले लेता हूं यहां पे मैं नाइट्रोजन। तो अब मैंने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए। अब इन डिफरेंट एलिमेंट्स में जाहिरी बात है कि डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे। कार्बन वाले में कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। अब अगर आप इन तीनों एटम्स की कंपैरिजन करें, हाइड्रोजन एटम्स की, कार्बन एटम्स की या नाइट्रोजन एटम्स की, तो जॉन डाल्टन कहता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आप लेंगे तो वो आपस में डिफरेंट होंगे मास में, शेप में और मजीद प्रॉपर्टीज वगैरह में, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज। तो ये तमाम इन तीनों की अलग अलग होंगी। सो दीज वर द पॉइंट्स विच ही हैड गिवन रिगार्डिंग एन एटम। तो उसने एटम के बारे में मजीद हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। पहले में क्या कहता है कि अगर सेम एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के तो वो सेम इन शेप, मास होंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे तो वो डिफरेंट इन मास, शेप एंड प्रॉपर्टीज होंगे। The fourth point which he had given, atoms of one element can combine with the atoms of other element to form a compound। तो compound का concept भी दिया कि compound molecules कब बनते हैं, जब हमारे पास एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन होंगे तो CH4 बनेगा, विच इज नोन एज मीथेन गैस। तो अगर चार जो है वहां से हाइड्रोजन एटम्स आ गए और एक कार्बन एटम आ गया तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। सो उसने क्या कहा, कंपाउंड की इंफॉर्मेशन दी कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर्स कब बनते हैं, जब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं तो तब जाके हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी। सो ही फर्दर एलेबोरेटेड कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, और जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के नतीजे में ये कंपाउंड्स बनाते हैं। सो ये भी जॉन डाल्टन ने हमें एटम के बारे में डिटेल दी। एंड द लास्ट पॉइंट विच ही हैड गिवन, atoms cannot be created nor it can be destroyed, that means the law of conservation of mass। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हमें उसने बात बताई कि एटम्स को ना तो आप बना सकते हैं ना आप इनको खत्म कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो इसमें आप एटम्स को खत्म नहीं कर सकते और ना ही इनको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक इधर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं 2H2, so hydrogen is a gas, plus O2, oxygen is also a gas, it forms 2H2O, so it is a liquid। अब कोई ये कहेगा कि भाई रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो गैसेस थी और ये लिक्विड बन गया तो गैसेस तो गायब हो गई है, दैट मीन्स के एटम खत्म हो गए हैं। एटम खत्म नहीं हुए बल्कि वो एक फॉर्म से, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ना तो आप एटम्स को बना सकते हैं ना आप इनको किसी केमिकल रिएक्शन में खत्म कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप उनकी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के मास दोनों साइड पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, मास को आप खत्म नहीं कर सकते। सो दीज वर द पॉइंट्स जो कि जॉन डाल्टन ने हमें एटम के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी। इनडिविजिबल तक वो डेमोक्रेटस के साथ एग्री रहा, लेकिन बाकी बातें उसने जो है वो एटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। बट हैविंग सेड दिस, जॉन डाल्टन के इन पॉइंट्स के अंदर आगे जाके हमारे पास एक डिस्कवरी होती है जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम इसी टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो वो है आइसोटोप्स।
तो जॉन डाल्टन के इसी पॉइंट्स में उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी निकलती हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी निकलती हैं और उन लिमिटेशंस की वजह से एक न्यू डिस्कवरी होती है। असल में एक न्यू डिस्कवरी होती है, उसकी वजह से जॉन डाल्टन के ऊपर एतराज़ात आते हैं और वो डिस्कवरी है आइसोटोप्स की, जो कि हमारा टॉपिक भी है। हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आइसोटोप्स। तो आप लोगों ने ये वाला पॉइंट याद रखना है, जॉन डाल्टन का जो सेकंड पॉइंट है, इंशाल्लाह ये जो है हम आइसोटोप में डिस्कस करेंगे कि कैसे आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने जॉन डाल्टन की इस थ्योरी के अंदर उसकी लिमिटेशंस को फाइंड आउट किया, उसकी गलतियों को फाइंड आउट किया कि उसकी थ्योरी में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी बात जो है वो गलत थी। तो ये जो पॉइंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन मास, शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और जब हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे तो आइसोटोप्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जॉन डाल्टन की थ्योरी के अंदर ये वाला जो पॉइंट था वो उसकी लिमिटेशन थी, वो उसकी गलती थी, और आइसोटोप्स के डिस्कवर होने के बाद उसका ये पॉइंट जो है वो गलत साबित हुआ। ओके, सो आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले हमने पढ़ा डेमोक्रिटस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा जॉन डाल्टन के बारे में कि जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी और एटम्स के बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स दी। सो उसके बाद जो है वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, एंड हु हैड डिस्कवर्ड आइसोटोप्स? सो इट वाज बेसिकली इन 1922 two British scientists, that is Frederick Soddy and Francis William Aston। तो इन दोनों ने जो है वो एक डिस्कवरी की, और वो डिस्कवरी जो है एक्सक्यूज मी, सो वो डिस्कवरी जो है वो हमारे पास क्या थी कि इन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनके एटम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है कि उनके मासेस डिफरेंट हैं। सो जो जॉन डाल्टन का पॉइंट था कि ही सेड ऑल एटम्स ऑफ द सेम काइंड हैव द सेम मास एंड शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज, तो ये पॉइंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। सो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है जिसमें हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया डेमोक्रिटस का, जॉन डाल्टन का, तो वो जो है उसको ज़रूर देखें। आप लोगों को जो है वो लिंक जो है इस वीडियो में शेयर भी हो जाएगा। तो आप पहले जो है वो बेसिक स्टार्ट में देखेंगे कैसे डेमोक्रिटस ने डिस्कवरी की, उसके बाद जॉन डाल्टन ने उसको एलेबोरेट किया। और जॉन डाल्टन के ही पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था कि ही सेड, उसने एटम के बारे में कहा कि एटम ऑफ द सेम काइंड हैव सेम मास, यानी जो एटम है जो कि सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो उनका मास सेम होगा। जबकि आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए तो इन्होंने देखा कि सेम ही एलिमेंट्स हैं, आप लोग इधर देख रहे होंगे कि ये सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं, बट देयर मासेस आर डिफरेंट। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटम सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं बट स्टिल देयर मासेस आर डिफरेंट, so they gave the name isotopes to it। and what are isotopes? so atoms of the same element। वही जॉन डाल्टन का पॉइंट है कि सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी अगर हाइड्रोजन है तो तीनों के तीनों एटम हाइड्रोजन एलिमेंट से ही बिलोंग करते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और ऐसी सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दिया आइसोटोप्स का। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, तो he had rejected the point that is mentioned in the John Dalton theory कि ऐसा नहीं है कि सेम काइंड के एलिमेंट के मासेस सेम होंगे, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं कि जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं, ऑल दो वो सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 1 1 1, बट देयर मासेस आर डिफरेंट। इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। सो ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने क्लासिफाई किया अंडर द आइसोटोप्स कि आइसो मींस सेम। ठीक हो गया? तो जिनके मासेस सेम होते हैं,
So they are known as isotopes, atoms of the same element having same atomic number but different mass number is known as isotopes. और आप इसकी एक और तरह की डेफिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि एज वी नो कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम एटॉमिक नंबर की जगह लिखते हैं कि atoms of the same element having same number of electrons and protons, which means same atomic number but different number of neutrons। अब मास नंबर चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी सेम हो गए हमारे पास, तो पीछे बच गया न्यूट्रॉन। इधर मैं लिख भी देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। मास नंबर जो है वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। क्लियर? तो अब प्रोटॉन तो ऑलरेडी सेम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो पीछे जो चीज रहेगी वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मीन जो डिफरेंस आ रहा है मास नंबर में, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोप्स। और हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आइसोटोप्स मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके सेम एटम्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम है बट उनके मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है। और ये जो मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सो वो बेसिकली न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस की वजह से आ रहा है। अगर आप इसका मास नंबर लिखें तो इसका मास नंबर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसमें है प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन है 0, सो इट बिकम्स 1। इसी तरह इसका जो मास नंबर आ रहा है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इसमें है प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो इधर से आ जाता है 2। इसी तरह इसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो वो है 1 प्लस 2, सो इससे आ जाता है 3। अब लुक एट हियर, इनके न्यूट्रॉन नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है तो इस वजह से इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो जो जॉन डाल्टन का पॉइंट था कि सेम एटम्स के मासेस सेम होंगे, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स जो कि हमारे पास 1922 में हुई, तो जॉन डाल्टन का ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हुआ? वो रिजेक्ट हुआ। अब आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं, इस पे किस टाइप के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारा का सारा हम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चन एंड में मैं टॉपिक के एक्सप्लेन करता हूं वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पेपर में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको जो है वो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड जो मैं टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूं, तो उसको ज़रूर जो है अपने पास नोट डाउन किया करें। जो है वो किस तरह के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आइसोटोप्स के ऊपर पॉसिबल हैं। तो एक तो हमने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किए हैं अभी तक। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद जो है आइसोटोप के यूजेस और मज़ीद किन किन एटम्स में आइसोटोप्स मौजूद हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट टिल नाउ वी हैड डिस्कस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दे कैन गिव यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइड्रोजन के डिस्कस द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस करें। तो उसका जो बेहतर तरीका है कि आप हर एक की जो है हेडिंग दें कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं। तो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है उसका नाम है प्रोटियम, तो आप प्रोटियम की हेडिंग दें। इसी तरह फिर उसमें लिखें कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और उसका साथ में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लें। क्लियर? तो ये इसका बेस्ट तरीका है कि आप इसको मेंशन करें और इसका आप क्या कर लें, हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बता दें कि इसमें इतने प्रोटॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स हैं, और साथ में इसकी परसेंटेज अबंडेंस कि ये कितने परसेंट जो है वो परसेंटेज अबंडेंस भी आप लोग इसके अंदर मेंशन कर लें। तो इस तरह से आप हर एक को एक्सप्लेन करें, फिर सेकंड हेडिंग दें और फिर थर्ड हेडिंग दें। तो ये आपके इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे रिलेटेड टू हाइड्रोजन आइसोटोप्स विच इज हैविंग 3 isotopes. Then the second one is explain
why the chemical properties of isotopes are same but physical properties are different. Now this is quite interesting kind of a question, और ये question repeatedly जो है बड़ा important है आइसोटोप से, ये एक किस्म का क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आप लोगों ने कंपाउंड वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप कंपाउंड वाली वीडियो देखें कि कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स आर कंबाइंड केमिकली, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है, अब हमें पता है कि आइसोटोप्स के अंदर, as in isotopes we are having same number of electron। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हमने आइसोटोप्स की पढ़ा हुआ है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन भी आ जाता है और इलेक्ट्रॉन भी, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो जैसे कि आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो तीनों के तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ये तीनों के तीनों सेम इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करेंगे। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती हैं। जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, डिपेंड अपॉन द मास नंबर, पूरे के पूरे एटम के वेट के ऊपर। तो मास जो है वो क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ही जॉन डाल्टन का पॉइंट रिजेक्ट हुआ था कि उसने कहा था कि सेम एटम्स के जो सेम एलिमेंट से जो एटम्स बिलोंग करते हैं उनके मासेस सेम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम तीनों का मास चेंज है, तो जब मास चेंज होगा तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जिसका मास कम होगा तो उसको जो है वो कम हीट चाहिए होगी। सो एज दे आर हैविंग द सेम number of electrons and electrons can affect the chemical property, so that is why their chemical properties are same and physical properties are different। तो इस तरह से आप लोग chemical property, physical property and their dependence ये हेडिंग दे के आप लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा देखें और इसको समझें, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आइसोटोप से रिलेटेड जो है वो पॉसिबल है।